गाइस वेलकम बैक। तो जैसे मैंने लास्ट पोस्ट में बोला था, मैं टेम्बो ग्लोबल को एनालाइज करूंगा। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। स्टार्ट करेंगे कुछ नंबर से, उसके बाद जाएंगे हिस्ट्री ऑफ द कंपनी पे, फिर जाएंगे बिजनेस अपडेट्स पे, बिजनेस मॉडल पे, एंड फाइनली जानेंगे व्हाट लाइज अहेड फॉर द कंपनी। ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप है 773 करोड़। सेल्स इन क्वार्टर 2 ऑन ईयर लेवल 44% से बढ़ी। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 58% था, यानी कि Q1 ऑफ फिस्कल ईयर 25 सेल्स ऑन ईयर लेवल 58% से बढ़ी थी। इस बार Q2 में 44% से बढ़ी है। पैट इन Q2 ऑन ईयर लेवल 180% से बढ़ा। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 187% था। ईपीएस इन Q2 ऑन ईयर लेवल 180% से बढ़ा। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 135% था। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी के फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर्स। एबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो अब वो 9% हुआ है कंपेयर टू 7.3%। ये क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने बोला है कि हम मोर लाइक हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण ये मार्जिन बढ़ेगा और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यही इनका रीज़न था। पैट मार्जिन जो है वो 8.9% है इस बार, कंपेयर टू 4.6% फॉर Q2 ऑफ फिस्कल ईयर 24। तो हमने जो एबिटा मार्जिन भी देखा 9% वर्सेस 7.3%। तो जो 9% था वो Q2 FY25 का था एंड 7.3% Q2 FY24 का था। पैट मार्जिन 8.9% इस बार एंड पिछले साल के इसी क्वार्टर में 4.6%। अब यहाँ पे अगर आप इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो आप देखोगे कि इनका जो लोन है, इन्होंने एक्स्ट्रा लोन्स ले लिए थे, तो जो लोन फैक्टर है वो 4 गुना हो गया है, दैट हैज़ बिकम 4 टाइम्स। हाउएवर इनकी जो अदर इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे, जिसके कारण ये ऑफसेट हो गया है। तो एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन के बीच में भी आप डिफरेंस देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, इट्स 9% एंड 8.9%। जबकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे इंटरेस्ट जब ऐड होता है तो यूजुअली डिफरेंस ज़्यादा होता है फॉर सच कंपनीज जैसे टेम्बो ग्लोबल है। बट यहाँ पे अदर इनकम ने उसको ऑफसेट कर दिया है। ठीक है। तो दैट इज़ देयर। अब हम आते हैं बिजनेस मॉडल पे। ठीक है, बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो कंपनी ने पहले हम सॉरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी स्टार्टेड एज अ पाइप हैंगर एंड सपोर्ट सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स, राइट। तो इमेजिन करो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल फर्म है। अब उनको लेट्स से वाटर की ज़रूरत है इन लेट्स से उन 4 या 5 फ्लोर्स की वो एक बिल्डिंग है, उसमें वाटर की ज़रूरत है एट द 5th फ्लोर, राइट। तो आप पाइप से ही भेजोगे उसके ऊपर, राइट। एंड वहाँ पे डिस्चार्ज होगा वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसेसेस होंगे, हाई प्रेशर में आपको लेट्स से वाटर चाहिए, तो आप पाइप को ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ सकते हो, राइट। आपको उसको फिक्स करके रखना पड़ेगा, आपको उसके लिए सपोर्ट देना पड़ेगा। तो अगर जो पाइप है वो 5th फ्लोर पे, तो ऑब्वियसली वो पहली बात तो हवा में होगी, राइट। तो हवा में ऑब्वियसली आप छोड़ नहीं सकते, नीचे गिर जाएगी वो। तो उसके लिए आपको एक हैंगर के लिए जो पाइप का हैंगर सिस्टम है वो तय करना पड़ेगा। तो बेसिकली लेट्स से 5th फ्लोर की जो रूफ होगी, वहाँ से आपने एक वायर ले आए जो आपने पाइप के साथ उसको अटैच कर दिया ताकि वो वहाँ पे हवा में रहे। ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम है। अटैच करना एक बात है, एंड जब भी प्रेशर आएगा उस पर वो हिले ना, वाइब्रेट ना हो, इधर उधर ना जाए, तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम भी ज़रूरी होगा। तो सपोर्ट सिस्टम में आपके क्लैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। मैं ऐसा करूँगा कि कमेंट सेक्शन में ना एक बार इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स खींच के भेज दूंगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअल में क्या बनाते हैं। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था, देवर दी ओनली इंडियन कंपनी जिस टाइम इनको मिला था ये सर्टिफिकेशन, यूएल सर्टिफिकेशन और एफएम अप्रूवल मिला था। यूएल सर्टिफिकेशन बेसिकली यूएसए सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन है, काफ़ी रिनाउंड सर्टिफिकेशन है। एफएम सर्टिफिकेशन क्या है कि अगर इनका आपको अप्रूवल क्या है, बेसिकली एफएम अप्रूवल क्या है कि अगर इनका आपके ऊपर लाइक रिकॉग्निशन लगा हुआ है, स्टैम्प लगा हुआ है आपके प्रोडक्ट्स के, दैट मीन्स दे आर सेफ टू बी यूज्ड इन फायर प्रूफ सिस्टम्स। ठीक है। तो ये लोग जो हैं ये आई थिंक इंश्योरेंस भी देते हैं अगर ऐसा नहीं होता है इनकेस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थरोली चेक करते हैं। ठीक है। तो हाँ, ये था कंपनी का स्टार्टिंग। देन इन्होंने वेंचर किया थ्रेडेड बार में। तो नट और बोल्ट तो आप जानते होगे, राइट। नट वो पार्ट होता है जिसको आप बोल्ट में ऐसे घुमा के डालते हो, राइट। तो जो बोल्ट है, अगर आप उसका जो हेड वाला पार्ट है वो निकाल दो और उससे बेसिकली आपके पास एक नॉर्मल सिलेंडर रह जाएगा जिसके ऊपर वो थ्रेड्स बने हुए हैं, राइट, जिसके अंदर आप बोल्ट को डालते हो। तो उस थ्रेड आप उस जो बार है उसको बड़ा कर दो तो वो एक थ्रेडेड बार बन जाएगा। तो वो भी फास्टनर सोल्यूशंस ये सब चीज़ों में यूज़ होता है। तो वो इन्होंने उसमें वेंचर किया एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड जिंक फ्लेक डाइज में भी किया। बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आप स्टील वाले प्रोडक्ट्स पे, आयरन वाले प्रोडक्ट्स पे सॉरी डालते हो। क्यों? ताकि उनको करोजन ना हो, लाइक रस्ट ना लगे। ठीक है। या फिर बाकी प्रोडक्ट्स भी होते हैं उनमें डाल दो ताकि उन पे रस्ट ना लगे। तो ये था इनका अगला वेंचर। इसके बाद ये जो कंपनी है इसका नाम ना तब साकेत एक्जिम था।
इसको चेंज करके इन्होंने टेम्बो ग्लोबल कर दिया था। आई थिंक 2021 या 2022 की ये बात है। इसके बाद इनको अप्रूवल मिला बीम क्लैंप्स का। तो जो बीम क्लैंप्स है वो क्या करते हैं कि बेसिकली अगेन जो एक स्ट्रक्चरल बीम होती है उसको क्लैंप लाइक होल्ड करके रखते हैं एक प्लेस में। ये बीम क्लैंप्स होते हैं। मैं अगेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की पिक्चर्स कमेंट सेक्शन में डालूंगा, वो देखना ज़रूर। इसके बाद इन्होंने इनकॉर्पोरेट की इजिप्ट एंड यूएसए की सब्सिडरी 75:25 रेशो में इन्होंने पार्टनरशिप किया मसाक कंस्ट्रक्शन से। बेसिकली गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जिसको जीसीसी बोलते हैं उसमें एंट्री के लिए, यूएसए के लिए एंड यूरोपियन मार्केट्स के लिए। फिर इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया डिफेंस एंड इंफ्रा लिमिटेड सब्सिडरीज एज वेल, क्योंकि इसमें वेंचर करना चाहते थे। इंफ्रा में आई थिंक ये ऑलरेडी कर चुके हैं। दे ऑलरेडी डूइंग सम प्रोजेक्ट्स, दे वन सम प्रोजेक्ट्स। अभी क्या कर रहे हैं, जो डिफेंस है वो अपकमिंग है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं बिजनेस सेगमेंट्स पे। तो पहला बिजनेस सेगमेंट क्या है इनका, इंजीनियरिंग सोल्यूशन। Q2 में रेवेन्यू टर्म्स के बारे में बात करें तो 52% इसका शेयर था। इसमें ये बनाते क्या हैं, जो इनके करंट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या, पहली तो हैवी ड्यूटी क्लैम्प्स फैब्रिकेशन, राइट। इसमें ये यूज़ आते हैं लाइक बड़े बड़े ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में, स्टोरेज टैंक्स में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, शिप बिल्डिंग में। वहाँ पे आपको ये बड़े बड़े जो बेसिकली जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है, राइट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको एक जगह पे होल्ड रखो, राइट। तो समझो एक बहुत ही बड़ी आपकी वाटर की पाइप है, ठीक है। आपको उसके अंदर हाई फ्लो वाटर भेजना है, तो आप चाहोगे ना कि वो मतलब अगर वो शिप के अंदर है या फिर लेट्स से आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में है या ब्रिजेस में है कहीं पे, तो वो गिरे ना, राइट, वो डिस्प्लेस ना अपनी पोजीशन से। तो अगर ये दीवार है और ये मेरी जो रॉड है वो यहाँ से जा रही, तो मैं इसके ऊपर से क्लैंप लगा देता हूँ, लाइक ऐसे करके क्लैंप लगा देता हूँ। एंड मैं अपर एंड्स पे एंड लोअर एंड्स पे यहाँ पे बोल्ट्स जो है वो रख दूंगा। एंड ऑफ कोर्स मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगा इन द कमेंट सेक्शन। तो ये बेसिकली क्लैंप्स होते हैं। तो हैवी ड्यूटी क्लैंप्स की फैब्रिकेशन करते हैं जो ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में, स्टोरेज टैंक्स में, इंडस्ट्रियल मशीनरी, शिप बिल्डिंग, इन सब में काम आते हैं। HVAC में भी काम आते हैं, फायर एंड सेफ्टी वाले जगहों पे भी काम आते हैं, ठीक है। और वायर एंड सेफ्टी सिस्टम्स में भी काम आते हैं। ये इनका था फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट जो अभी तो हम बाकी प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पाइप सपोर्ट सिस्टम, फास्टनर्स, जैसे बोल्ट्स, नट्स, वॉशर्स, एंकर्स हो गए। HVAC सपोर्ट हो गया, जो क्या कहते हैं बेसिकली HVAC सपोर्ट क्या है, तो आपकी जो AC सिस्टम है या जो हीटिंग सिस्टम है, वेंटिलेशन सिस्टम है, राइट। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या कहते हैं बहुत ही वाइब्रेशंस होती हैं वहाँ पे, राइट। तो वो जो आपका HVAC सिस्टम, जो डक्ट्स होती हैं, AC डक्ट्स, वो वाइब्रेट ना हो, डिस्प्लेस ना हो, तो उनको भी होल्ड पे रखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए एंटी वाइब्रेशन सिस्टम्स भी ये बनाते हैं। तो इसके अलावा अब ये जो न्यू प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो बेसिकली इनकी अभी इन जो हमने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, हेवी ड्यूटी क्लैम्प्स, पाइप सपोर्ट सिस्टम, फास्टनर्स, एंकर्स, HVAC सपोर्ट्स एंड एंटी वाइब्रेशन सिस्टम्स। इनके अलावा कुछ और भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। इनकी कैपेसिटी 15,000 टन्स पर एनम की है इनके पास। अब ये ऐड ऑन कर रहे हैं 90,000 टन्स पर एनम, दैट इज़ लाइक 6 टाइम्स कैपेसिटी जो ये ऐड ऑन कर रहे हैं ऊपर से, राइट। ये एड ऑन हाउएवर ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं इस पे नहीं कर रहे, दे आर एडिंग ऑन 2 न्यू प्रोडक्ट्स। नंबर 1 इज ERW पाइप्स विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, आप समझो एक स्टील की शीट है, ऐसे शीट है, ठीक है। आपको उसको पाइप बनाना है, तो आप अज्यूम करो पेपर है, आपको पेपर को सिलेंडर बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे फोल्ड कर दोगे, राइट। बट जो पाइप है, ये जो सॉरी स्टील शीट है, इसको फोल्ड करना पहली बात तो मुश्किल काम है। उसको हीट करके आप फोल्ड कर सकते हो, बट उसको यहाँ रखना और भी मुश्किल है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो जॉइंट है उस पर वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो वेल्डिंग करने से क्या होगा कि वो सिलेंड्रिकल शेप में रह जाएगी। तो ये जो ERW पाइप्स हैं, ये ऐसे बनती हैं और ये यूज़ होती हैं लो एंड मीडियम प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पे एक वेल्ड है। हमने बात की वो ऐसे करके बना तो देंगे, बट यहाँ पे एक वेल्ड है, मतलब वो जुड़ी हुई हैं। इन केस यहाँ पे ज़्यादा लोड आता है तो वो वेल्डिंग वाले पार्ट से वो जो जॉइंट है वो टूट सकता है, राइट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरी टाइप ऑफ जो पाइप्स हैं वो सीमलेस पाइप्स होती हैं। वो बेसिकली कैसे बनती हैं, आप समझ लो एक एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे ये पेन है, राइट। तो दिस इज सॉलिड सिलेंड्रिकल, इसके अंदर मटेरियल है, हॉलो नहीं है। तो ये ऐसी मोटी मोटी वो जो ट्यूब्स होती हैं स्टील की, वो लेंगे, सॉरी आयरन की, उसको लेंगे, उसको बहुत हीट कर देंगे। हीट करने के बाद वो सेंटर से ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके ये अंदर वाला पार्ट निकल जाएगा और सिर्फ हॉलो एक पाइप रह जाएगी आपके पास। तो बेसिकली वो होती हैं आपकी सीमलेस पाइप्स। वो यूज़ होती हैं थोड़ी
हायर प्रेशर वाले एरियाज़ में, हायर टेम्परेचर वाले एरियाज़ में। तो ये इनका पहला प्रोडक्ट है। ये 60,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी को ऐड कर रहे हैं। फिजिकल ईयर 26 में ये शुरू हो जाएगा। तो आउट ऑफ द 90,000 टन्स की जो कैपेसिटी है, उसमें से 60,000 टन्स मेट्रिक टन पर एनम ये यहाँ से ऐड कर रहे हैं। जो 30,000 टन्स मेट्रिक पर एनम है, वो दूसरा है, जो है स्ट्रट चैनल्स, ठीक है। ये बेसिकली ये भी एक न्यू प्रोडक्ट है। ये एक बेसिकली आप समझ लो एक कॉन्टिन्यूस एक चैनल है जहाँ पे स्लॉट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो हेल्प करता है टू ईजिली रिकन्फिगर आपका जो सेटअप है। अगेन इसकी मैं फ़ोटो कमेंट सेक्शन में डालूंगा, आप देख लेना, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बेसिकली ये सिस्टम्स हैं। अगर फोटोज़ होती तो बेटर होता। आई डोंट हैव एन एडिटर अभी के लिए, बट हाँ, इन फ्यूचर में जाके पक्का आई विल मेक श्योर कि मैं एडिटर वगैरह भी हायर करूँ। इसके बाद HVAC सिस्टम्स जो हैं, बेसिकली स्टड चैनल्स HVAC सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक इस सेगमेंट का भी 1200 करोड़ है। और इसमें वाटर एंड मरीन जो एक सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो 150 करोड़ बनाती है। बाकी सारा आपका लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑर्डर बिडिंग पाइपलाइन इसकी जैसे अभी 1200 करोड़ तो ऑलरेडी आप इसमें क्या कहते हैं, ऑलरेडी आपके पास है। इसमें से 1400 करोड़ आप ऑर्डर बिड्स भी कर रहे हो। उसमें से वाटर एंड मरीन मेक्स अप 500 करोड़, लैंड इंफ्रा मेक्स 900 करोड़। ये EPC भी बनाता है, तो ये EPC भी इंक्लूड करता है। तो EPC क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बेसिकली एक जैसे गवर्नमेंट है, वो आई, उसने बोला देखो यार हमें एक सोलर पावर प्लांट चाहिए, ये लो पैसे और बनाते रहो। तो वो बेसिकली स्टार्ट से लेके उसको इंजीनियर करना, उसको पूरा कंसेप्चुलाइज करना कि भाई कहाँ पे हमारे क्या चीज़ें होंगी, कैसे कनेक्शंस होंगे, कैसे आउटपुट होगा, राइट। तो वो सारा इंजीनियरिंग पार्ट, प्रोक्योरमेंट पार्ट, सारा रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना एंड फाइनली कंस्ट्रक्ट करना। तो एंड टू एंड जो ये चीज़ है वो करते हैं। इससे पहले ये क्या कर रहे थे? ये सिर्फ जो प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे थे, राइट। जैसे फास्टनर प्रोडक्ट्स, हैवी ड्यूटी क्लैम्प्स हो गए, आपके पाइप सपोर्ट सिस्टम्स हो गए, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, आगे दे रहे थे। हाउएवर अब ये EPC में भी आ गए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। आप एक हाई लेवल प्रोडक्ट पे चले गए, तो आप बेस प्रोडक्ट्स कर रहे थे, अब आप वो पूरी सर्विस कर रहे हो, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुई। यहाँ पे हायर मार्जिन भी इनको मिलेंगे। तो ये जो इनकी बिडिंग पाइपलाइन है लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ पे इंक्लूडिंग EPC है। रेवेन्यू मिक्स इस क्वार्टर में 75% डोमेस्टिक। इसके अलावा करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो थोड़ा आपको आइडिया लगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में है। तो उसमें आ जाता है जैसे सपोर्टिंग इंफ्रा फॉर अ रिफाइनरी, लेइंग पाइपलाइन सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल फार्म। फ्यूल फार्म बेसिकली वो जगह है जहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्यूल को स्टोर कर सकते हो फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। होटल कंस्ट्रक्शन, MEP एंड HVAC। MEP मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पार्ट। एंड इसके बाद मरीन जेटी भी आता है, जो वाटर एंड मरीन वाले पार्ट में आ गया। वो बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी जो शिप्स हैं वो लैंड होती हैं या डॉक होती हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा इनको EPC कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था बाय फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सोलर जनरेशन स्टेशन का, जो कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक अगले 25 ईयर्स के लिए सेट है। तो बेसिकली ये सोलर जनरेशन स्टेशन को सेटअप करेंगे एंड देन 25 ईयर्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, आई थिंक वो इनसे लेती रहेंगी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। पावर परचेज अग्रीमेंट है इनके पास, और 775 करोड़ उसका जो है वो वर्थ है, ठीक है। तो ये था इंजीनियरिंग सेगमेंट के बारे में। काफ़ी यहाँ पे फोकस है इनका, ये इनका की फोकस एरिया है। न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी में ऐड कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर चुके हैं एंड आगे जाते जाते दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम और एंड मोर ये करें, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंपनी जो है वो टेक्सटाइल बिजनेस है। तो 48% रेवेन्यू शेयर था उसका Q2 में। ऑर्डर बुक हाउएवर सिर्फ 180 करोड़ की है। जो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस की थी उसकी 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 180 करोड़ है, तो काफ़ी कम फोकस है। ये फाइबर्स एंड यार्न्स को सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जैसे हम सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी बात कर लेते हैं छोटी सी। तो फॉर एग्जाम्पल आप कॉटन से आप कपड़ा बना रहे हो, राइट। तो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा? तो कॉटन को आप हार्वेस्ट करोगे। कॉटन का जब आपने हार्वेस्ट किया तो वो एक स्मॉल बॉल टाइप सी होती है जिसके अंदर एक सीड होता है। तो आपको सीड को अलग करना पड़ेगा और वो जो फाइबर्स है उनको अलग करना पड़ेगा। तो ये फाइबर पार्ट है। अब इन फाइबर्स को आप जोड़ के एक लंबी सी क्या कहते हैं, आप मान लो स्ट्रिंग बनाओगे, तो इसको यान कहते हैं। मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आप जब एक साथ जोड़ दोगे, तो जैसे ये मेरा कपड़ा है, इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम कह देते हैं क्या कहते हैं, फाइबर यान। एंड उसके बाद सॉरी क्या आता है,
फैब्रिक, ठीक है? तो ये फैब्रिक है, तो फाइबर हो गया, मैंने जो कॉटन से सीड अलग करके जो फाइबर निकाले, फैब्रिक हो गया जो बेसिकली मैंने यार्न हो गया जो डिफरेंट फाइबर्स को मैंने जोड़ के एक लंबी सी स्ट्रिंग बनाई, एंड ये लंबी सी स्ट्रिंग्स को जो मैंने एक्यूमुलेट करके ये जो कपड़ा बनाया इसको फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली फाइबर्स एंड यार्न्स को ही करते हैं, जो पहली दो चीज़ें उनको सप्लाई करते हैं। दे आर प्लानिंग टू सेट अप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न्स पोस्ट फिजिकल ईयर 27। फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक, ये बेसिकली सप्लाई चेन होता है। तो अब ये जो 48% रेवेन्यू शेयर है, आगे जाके देखोगे कि ये कम हो रहा है। फिजिकल ईयर 27 के बाद ये सोच रहे हैं इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की लगाने की, ठीक है? अपकमिंग वर्टिकल है डिफेंस वर्टिकल। दे आर एक्सप्लोरिंग बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़। इन्होंने एमओयू किया था विद अ लीडिंग यूरोपियन कंपनी, इन्होंने नाम नहीं दिया है, टू सेटअप एन एम्यूनेशन प्लांट। एम्यूनेशन मतलब जो गोलियां होती हैं, जो बुलेट्स वगैरह होती हैं, वो वाला प्लांट आप समझ लो। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। और जो वो इसमें बड़ी बात क्या है, जो कंपनी जिनके साथ एमओयू किया है, वो कंपनी के साथ इनका क्लॉज है कि 100% जो इनकी जो प्रोडक्शन है वो वही उठाएंगे, ठीक है? वो 100% तक प्रोडक्शन उठाएंगे इनसे, लाइक बायबैक का वो गारंटी दिया है उन्होंने इनको। तो वो इनको हेल्प करेंगे सेटअप करने में प्लांट, एंड इन रिटर्न ये 100% बायबैक का उनका क्लॉज है, ठीक है? तो वंस दे स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट्स, तो वो सारे प्रोडक्ट्स उनको शिप होंगे। इसके बाद थोड़ी जनरल इन्फो के बारे में बात करें तो हाफ वन ऑफ 25, बेसिकली अब जो हाफ वन पास हो चुका है, उसमें ऑर्डर बुक इज़ 1400 करोड़, ईपीसी 55% है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स 32% एंड टेक्सटाइल सिर्फ 13% था ऑर्डर बुक का। बिडिंग पाइपलाइन के बारे में बात करें तो वो भी 1400 करोड़ है, वहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स 35% एंड ईपीसी 65% है। तो आप देखो जो करंट ऑर्डर बुक है उसमें ईपीसी एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आर मेजर, टेक्सटाइल सिर्फ 13% है, एंड आगे जाके जो ये ऑर्डर्स बिड भी कर रहे हैं उसमें भी सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड ईपीसी है, टेक्सटाइल है ही नहीं। तो वहाँ पे काफ़ी कम इनका फोकस है। H125 रेवेन्यू 52% इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल ने 48% किया। फिजिकल ईयर 27 हाउएवर जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो रेवेन्यू आएगा उसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से 60% आएगा, टेक्सटाइल से 10%, डिफेंस से 20% एंड पावर से 10%, ठीक है? तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा इनका फ्यूचर लगेगा। अभी अगर बात करें तो कंपनी का जो लास्ट ईयर का आई थिंक रेवेन्यू था दैट वाज अराउंड 450 करोड़। इनके पास 1200 करोड़ की तो ऑर्डर बुक है, 1400 करोड़ की सॉरी ऑर्डर बुक है। तो अगर वो मतलब जितने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अगर उसके आगे थोड़े से और भी एग्जीक्यूट करें तो काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिलेगा। हाफ टू में ये कंपनी के लिए, जो ईपीसी कंपनीज होती हैं, हाफ टू उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वही वो टाइम होता है जब बिलिंग्स वगैरह सब निकलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो होपिंग कि इनका हाफ टू भी अच्छा होगा। नो recommendations again, purely educational video. Do your own research and looking forward to tracking this company in the next quarters as well. Thank you.